चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पिछले टर्न पर आपने स्टडी की थी साल्ट हाइड्रोलिसिस की स्टडी कर रहे हैं। साल्ट हाइड्रोलिसिस की हम स्टडी कर रहे थे और साल्ट हाइड्रोलिसिस पहले साल्ट का मतलब समझा था। साल्ट का मीनिंग क्या? साल्ट का मीनिंग होता है साल्ट एक्चुअली एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन। साल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस के थ्रू होता है। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर में जब साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो साल्ट डिसोसिएट होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, क्योंकि उसके अंदर पहले से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन। तो जैसे वो डिसोसिएट होगा तो वही एसिड और वही बेस का प्रोडक्शन करेगा, जिससे किसी टाइम उसका हैप्पी बर्थडे खुद हुआ था। ये बात हम समझ चुके थे। और NaCl का हमने एग्जाम्पल समझा था। NaCl के एग्जाम्पल से ही वापस से रिवाइज करता। ये NaCl, इसको आप रॉक साल्ट, साल्ट या सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेबल साल्ट भी है क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होता है। कोई भी कंपाउंड हो, साल्ट हो, एसिड हो और एनी अदर, ये केमिस्ट्री का रूल है कि पॉजिटिव पार्ट को लेफ्ट साइड लिखते हैं और नेगेटिव पार्ट राइट साइड। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। दो पार्ट साल्ट का कॉम्बिनेशन है। सोडियम पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है और क्लोराइड यहाँ नेगेटिव आयन के फॉर्म में। तो नाम क्या लिखते हैं इसका? सोडियम क्लोराइड। इस तरह यहाँ सोडियम क्लोराइड इसकी नेमिंग है। पॉजिटिव पार्ट का नेम पहले लिखते हैं, ये भी रूल है। पहले किसको लिखेंगे? राइटिंग में भी पहले उसी को डिजाइन करते हैं, नेमिंग में भी पहले उसी को यूज करते हैं। कभी कोई ऐसा नहीं बोलता क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H2, ये वाटर में डिसॉल्व। अब वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो इसकी स्टोरी तो अलग ही टाइप की है। जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर तो खुद ऑलरेडी पहले से डिसोसिएट है। कौन से आयन? H+ OH-। वाटर के अंदर दो पार्ट होते हैं तो NaCl को भी वो डिसोसिएट करेगा दो पार्ट में, Na+Cl-। इसका मतलब अब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करोगे तो ऐसे ओवर स्पेस में तो हो नहीं सकता। किसी बीकर के अंदर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे या कोई पॉट होगा उसमें आप डिसॉल्व करोगे तब ऐसा होगा। मीन्स उस बीकर या पॉट के अंदर ये चारों आयन है। कितने आयन है? NaCl के सॉल्यूशन के अंदर जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो चार टाइप के आयन होते हैं। वाटर का H+, उसका OH-, सोडियम क्लोराइड का सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। अब ये सॉल्यूशन में क्या होते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं, जहां इनको जैसा भी अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। कभी ये नजदीक आएंगे, कभी दूर जाएंगे, इधर उधर पूरे बीकर में घूमते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि डिसोसिएट तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव आयन, लेकिन इसका अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव आयन है, इसका अट्रैक्शन इससे होगा, इसका अट्रैक्शन इस नेगेटिव आयन से होगा वाटर के, और इसके नेगेटिव आयन का अट्रैक्शन इससे होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? Na किससे रिएक्ट होगा? OH, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? सॉल्यूशन के अंदर NaOH का सॉल्यूशन, मतलब NaOH का फॉर्मेशन हो चुका है और ये आपस में रिएक्ट होंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? HCl का। अब ये चार चीजें सब
सॉल्यूशन के अंदर है, तो ये एसिड कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। पता कैसे चलता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। जब HCl आपके सामने आया, हमने आज बोला ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसे आप याद करेंगे, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी में आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, आर्हेनियस के कंसेप्ट से स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो आसानी से H+ को रिलीज करे, H+ आयन रिलीज इजीली, और जो डिफिकल्टी से रिलीज करे वो वीक एसिड। लेकिन यहाँ हम एक्सपेरिमेंटली कोई चीज बोल नहीं सकते, यहाँ तो केवल याद ही करना पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। दूसरा, ये कौन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस में आता है क्योंकि ये हाइड्रोक्सी आयन इजीली रिलीज करता है डिसोसिएशन। तो यहाँ समस्या ये कि ये सॉल्यूशन तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, और जब आप देखोगे कि HCl NaOH को हम मिक्स करते हैं, ये HCl प्लस NaOH, ये अलग रिएक्शन है, मतलब एसिड को आपने बेस से रिएक्ट किया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साल्ट एंड वाटर। मतलब ये रिएक्शन इस रिएक्शन के अपोजिट है, ये डिसोसिएशन है और यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन है। तो ऐसे केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन है वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन न्यूट्रल, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी, 7। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पिछले टर्म पर स्टडी कर चुके हैं, ऐसा साल्ट जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन फॉर्म करे, उसकी नेचर न्यूट्रल होगी, पीएच वैल्यू 7 होगी। लेकिन ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल नहीं है, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है साल्ट हाइड्रेशन। इसका एग्जांपल है साल्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है डिप्ड इन वाटर। ये NaCl वाटर में डिप हो चुका है, उसका इंग्लिश केमिस्ट्री में मीनिंग होता है साल्ट हाइड्रेशन या हाइड्रेशन ऑफ साल्ट। ये आप नोट कर चुके हैं, जो स्टूडेंट आज ही नए ज्वाइन हुए हैं वो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगली कहानी आपको सुनाऊंगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस की स्टोरी सुनना है अब इसके बाद। जिनके पास ये नोट नहीं है वो नोट कर लीजिए। और जिनके पास ये नोट है उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो हम स्टडी कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नोट कर लिया होगा। अब ये साल्ट हाइड्रेशन का एग्जांपल, हम तो साल्ट हाइड्रोलिसिस की स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये उसका एग्जांपल नहीं है। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल क्या होता है समझ। साल्ट हाइड्रोलिसिस का एक एग्जांपल है, कहानी वही रहेगी, स्टोरी वही रहेगी, लेकिन पीएच वैल्यू 7 नहीं आएगी। जैसे CH3COON, ये एक साल्ट है, सोडियम का साल्ट है। पहले हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, वो भी सोडियम का साल्ट था, ये भी सोडियम का साल्ट। नाम लिखता हूं, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। अब देखना यहाँ कहानी उल्टी है, अपोजिट है। पहले इसका नाम लिया सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यही एक ऐसा कंपाउंड है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाता है। जैसे इधर कौन पार्ट है पॉजिटिव, तो ये पूरा पार्ट कैसा है, इधर वाला ये पार्ट पूरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये एक्सेप्शनल केस, ऐसा मान करके चलिए।
इसका नाम लिखेंगे सोडियम एसीटेट। नाम क्या है इसका? सोडियम एसीटेट। पूरा नाम मैंने वहां लिख दिया। अब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये खुद पहले डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। देखते हैं ये खुद कैसे डिसोसिएट हो जाए। CH3COO माइनस। जब ब्रेक होते हैं कोई भी साल्ट, जब ब्रेक होगा तो ध्यान रखिए एक पार्ट नेगेटिव होगा, दूसरा पार्ट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। इसमें कहानी क्या होती है? इसमें कहानी ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अपन साइन लगाते हैं माइनस का, ये इलेक्ट्रॉन का साइन है। मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन किया और सेपरेट हो गया। सोडियम विदाउट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है, इसको डोनेट कर चुका है, तब ब्रेक हुआ, इसलिए पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। और कोई भी साल्ट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ही ब्रेक होगा। ठीक है, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ये इस बेस पर डिपेंड है कि वहां पार्टनरशिप में डोनर कौन था, गेनर कौन था। जो गेनर होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिलीज होता है, सेपरेट होता है। अब इसमें वाटर आपने प्लस किया, H2O, ये H प्लस प्लस OH माइनस। वाटर तो ऑलरेडी डिसोसिएट है पहले से, H प्लस आयन OH माइनस। अब ये देखो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। ये नेगेटिव आयन वाटर के पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होगा। ये तो वो पॉजिटिव आयन इस वाटर के नेगेटिव आयन से कॉम्बिनेशन करेंगे। ये फॉर्मेशन क्या हो गया सॉल्यूशन में? CH3COOH। देखो अब ये देखो, ये तो विदाउट इलेक्ट्रॉन था ना, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, इसके पास आ गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन था जो इसको डोनेट कर दिया, तो उन्होंने फिर से कॉम्बिनेशन किया। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हुआ? CH3COOH। ये एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। और आपको पहले समझा चुके हैं साल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से होता है, और एसिड और बेस वही आपको मिलेंगे जिसने इसका हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड है और यहाँ पर कौन फॉर्मेशन होगा? NaOH। अब आप इन दोनों को मिक्स करो, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करोगे मिल जाएगा। तो समझाने का मतलब है साल्ट वही एसिड और बेस को देगा डिसॉल्व स्टेट में जिससे उसका कभी हैप्पी बर्थडे हुआ। अब देखो इसमें याद रखना पड़ेगा, इसका नाम एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड। एक 10th में था आपने पढ़ा है। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों के नाम लिखे। अब इसमें ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछले बार जब NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया था तो NaOH का फॉर्मेशन हुआ था, तब भी ये स्ट्रॉन्ग था, आज भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, बार बार बदलती नहीं बढ़ेगा। ये एसिड वीक एसिड है। एसिटिक एसिड वीक एसिड की क्वालिटी में आता है, मतलब ये आसानी से H+ को डिफिकल्टी से रिलीज करेगा, आसानी से H+ को रिलीज नहीं करेगा। और ये आसानी से OH- को रिलीज करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों का मीनिंग है। अब ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो कैसा होगा? सॉल्यूशन तो बेसिक नेचर का होगा क्योंकि इसमें तो बेस स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा सॉल्यूशन होगा। एसिड वीक है तो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, मतलब ये बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है। तो सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन कैसे नेचर का होगा? बेसिक, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। अब चलो पीएच वैल्यू पर, पीएच स्केल में आपने ऐसे स्केल बनाई थी, याद दिलाना वापस। यहाँ 7 था न्यूट्रल और 8 से लेकर 14 तक कैसा नेचर था?
और इधर नेचर कैसा था? 1 to 6 एसिडिक नेचर था। 1 to 6 जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू होगी वो एसिडिक होता है, और 7 न्यूट्रल होगा। 8 से लेकर 14 तक जिसकी पीएच वैल्यू होता है वो बेसिक होता है। अब ये सॉल्यूशन बेसिक है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है। अब ये बेसिक है तो बताओ इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7। मोर देन 7 इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। और जिस सॉल्यूशन को या जिस साल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन दे, एसिडिक सॉल्यूशन दे चाहे बेसिक सॉल्यूशन दे, तब उसकी पीएच वैल्यू 7 नहीं होगी, या तो लेस देन 7 होगी या मोर देन 7 होगी। उसी प्रोसेस का नाम होता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या होता है उस प्रोसेस का नाम? साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग ही ये है कि जब किसी साल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करें, वो बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन हमको दे, उसको हम बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। और यहाँ बेसिक सॉल्यूशन था, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7। नोट करिए और साल्ट हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। लिखिए, when salt dissolve in water, when salt dissolve in water, gives acidic or basic solution, acidic or basic solution known as salt hydrolysis, known as salt hydrolysis. Example, when sodium acetate, बोर्ड पर लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट, when sodium acetate dissolve in water, gives acetic acid and NaOH, gives acetic acid and NaOH, in which acetic acid is weak acid, acetic acid is an weak acid, while NaOH is a stronger base. NaOH behave as a stronger base. Therefore, solution is basic in nature. Solution is basic in nature. Solution basic nature का होगा. And the pH value of solution more than 7. चलिए नोट कर लीजिए बोर्ड पर से एग्जांपल, फिर एक एग्जांपल और समझाते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें।
चलिए जब नोट कर लें तो हाँ ना बोलिए। लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं इसी तरह का, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कभी कभी पीएच वैल्यू लेस देन 7 भी हो सकती है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है। देखते हैं सेकंड एग्जांपल साल्ट हाइड्रोलिसिस तभी बनेगा जब सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, पीएच वैल्यू 7 से वेरिएशंस हो, जैसे NH4Cl, नाम इसका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नाम लिखते चलिए भाई, नाम लिखोगे तो नाम धीरे धीरे याद होने लगेंगे। ये अमोनियम क्लोराइड साल्ट है। अब ये तब पता चलेगा कि इसके जो मम्मी पापा है, मतलब एसिड और बेस किससे इसका हैप्पी बर्थडे हुआ है, वो कौन है, वो कब पता चलेगा, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब इसके मम्मी पापा का नाम पता चल जाएगा। तो पहले तो इसी को डिसॉल्व करें, ये NH4 प्लस Cl माइनस, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में ये वाटर में डिसॉल्व करते ही डिसोसिएट होगा। ये डिसोसिएशन तब करेगा जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। सॉलिड फेस में ये ऐसे ही रहेगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये वेपोराइज्ड मटेरियल है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल है। नेचर में व्हाइट फ्यूम से ये ऑटोमेटिक वेपोराइज होता है। सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व, अब वाटर भी तो होगा, ये वाटर का H प्लस, ये वाटर का OH माइनस, अपोजिट आयन कांटेक्ट में आएंगे। ये देखिए ये हाइड्रोजन से कनेक्शन देगा क्योंकि ये वाटर का H प्लस है, ये साल्ट का नेगेटिव आयन है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा HCl, और HCl के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये इससे सेटिंग करेगा, ये दिया इसमें तो ये NH4OH जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा बेस है, ये वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है। तो तेज सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो सॉल्यूशन एसिडिक बिहेव करेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। अब जब एसिडिक नेचर का होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। कितनी होगी हम ये कैलकुलेशन के अभी चक्कर में नहीं है, केवल हम ये बताएंगे कि लेस देन 7। तो पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। आप समझ में आ गया होगा ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है। नोट करिए, साल्ट हाइड्रोलिसिस एग्जांपल डायरेक्ट बोर्ड पर से लिख लीजिए क्योंकि अब डेफिनेशन अपने को नहीं लिखना। चलिए नोट कर लिया भाई सबने। चलिए यस सर कंप्लीट, ओके आगे बढ़ेंगे। ये अब देखो, ये तो इतनी बड़ी बड़ी मेथड लिखी, एग्जाम में अपने पास समय होता है क्या, वो तो 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, 1 मिनट में आंसर देना। तो वहां इन कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। देखते हैं कैसे आंसर लाओगे। जो एग्जांपल आपने पहले स्टडी किए, पहले तो उन्हीं का अपन डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करें, जैसे NaCl, ये दूसरा आपने यूज किया CH3COON, और तीसरा आपने क्या किया है
जिसका नाम था NH4Cl। और भी इनके साथ एग्जांपल लेंगे। जैसे पहले इसकी बात करें, इसमें डायरेक्ट पहले पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर वाटर के पॉजिटिव नेगेटिव तो वर्बल ही याद है, अपोजिट डायरेक्शन में इनमें ले जाकर के ऐड कर दो। वाटर का वो H माइनस यहाँ लगाओ और H प्लस यहाँ लगा दो, बीच में से ब्रेक कर दो। आगे आंसर, उधर कौन है, उधर H3 है, इधर कौन है, बस याद रखो, लिखना नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू 7, ये आंसर है। पहले हमने लॉन्ग मेथड से किया, अभी डायरेक्ट भी कर सकता है, इसको भी डायरेक्ट करें, बट ये पता होना चाहिए कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये नेगेटिव इसमें ये पॉजिटिव, ठीक है। वाटर के अपोजिट आयन इनको अटैच करो, OH माइनस यहाँ लगेगा, H प्लस यहाँ लगेगा, ब्रेक कर दीजिए। ये आया इधर NaOH और इधर कौन आ गया, CH3C। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, इसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7, ये साल्ट हाइड्रोलिसिस है, जबकि ये साल्ट हाइड्रेशन है। पीएच वैल्यू 7 है, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब साल्ट हाइड्रेशन, साल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक, इसमें जाए। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ब्रेक करिए, इसको लगाइए वाटर का H प्लस, इसको लगाइए OH, कहानी आपके सामने है। और भी कंपाउंड को आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे FeCl, एक, इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने आयन होंगे उतना नेगेटिव आयन वाटर का उसमें प्लस होगा। जैसे ये Fe, अरे क्लोरीन 3 है, क्रॉस वैलेंसी रूल से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये जो 3 लिखा है, ये जो इधर क्लोरीन के पास जो 3 लिखा है, ये इसकी वैलेंसी है, मतलब इसका चार्ज है। तो इधर कितना लिखा है 3, तो हम Fe को 3 प्लस बनाएंगे, 3 पॉजिटिव आए। क्लोराइड खुद संख्या में कितना है 3, बट उस पर चार्ज तो 1 होगा नहीं, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। इस तरह डिसोसिएट करना, ध्यान रखिए, जितने आयन होंगे उसके सामने जो वैल्यू है वो उसका चार्ज होगा, और इसका चार्ज है इधर है, तो इसका चार्ज है, तो ये तो अकेला लिखा ना, सिंगल है, तो इसका चार्ज 1 है, बट ये नंबर में 3 है, तो 3Cl माइनस। अब उतने ही वाटर ऐड करेंगे जितने यहाँ पर आयन है। कितने आयन है 3 आयन, 3Cl माइनस, तो वाटर के 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो आपको यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा 3H प्लस, नेगेटिव आयन को वाटर का पॉजिटिव आयन अटैच होगा, और यहाँ क्या करोगे 3OH माइनस, और बीच में से ब्रेक कर दीजिए, ये हो गया। ये क्या फॉर्मेशन FeOH होल थ्राइस, नाम क्या है, आयरन का बेस वीक होता है। ये कौन है 3H3 है, ये कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है, और वैल्यू पीएच वैल्यू क्या होगी लेस देन 7, ठीक है, लेस देन। और दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, तो इनमें से एक मिटा देता है, क्योंकि ये तो आपके पास लिखे हुए हैं सब, ये हटा देते हैं, ये 2 हटा देते हैं, यही एक एग्जांपल हो सकता है। अब मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट आयन है, आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला हम जब रिटर्न करते हैं तो ये रूल अप्लाई करते हैं, क्रॉस वैलेंसी रूल। जैसे ए और बी कंपाउंड, तो ए की वैलेंसी किसके पास होती है बी के पास, और बी की वैलेंसी किसके पास होती है ए के पास। इसको बोलते हैं क्रॉस वैलेंसी रूल। जैसे यहाँ पर Fe की वैलेंसी क्या थी 3, वो क्लोरीन के पास थी 3, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती 1, वो Fe के पास होती है, Fe अकेला लिखते हैं। चलिए अब यहाँ लिखेंगे
Al2SO4 होल सल्फाइड, ये कंपाउंड है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब सुनो, एल्यूमिनियम नंबर में 2 है, बट उसकी वैलेंसी क्या है, ये इधर लिखी 3, जो 3 लिखा है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी, और इस सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, वो यहाँ लिखी, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, वो यहाँ लिखी है, क्रॉस वैलेंसी में फार्मूला बनता। अब इसको डिसोसिएट करते हैं, ये बनेगा 2L, एल्यूमिनियम की नंबर संख्या 2 है, बट उस पे चार्ज 3 है, यहाँ से लिया। अब सल्फेट के पास आते हैं, सल्फेट नंबर में कितना है 3SO4, पर चार्ज कितना होगा, अरे ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव होगा ना, और उसका चार्ज कहाँ लिखा है ये -2, और ये 3 उसके नंबर पे लिख लिया। अब उतने ही नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल प्लस होंगे जितने इनके नंबर है, इधर जाओगे 3H+, और इसको कितने लगेंगे, इसको डबल लगेंगे, ये 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम को कितने लगते हैं, एक एल्यूमिनियम को 3 OH- लगेंगे, तो 2 एल्यूमिनियम को कितने लगेंगे 6, ठीक है। तो देखिए ये क्या फॉर्मेशन होगा H2SO4। अब इसको कितने बनाऊं, जितने वाटर मॉलिक्यूल प्लस होंगे इक्वल अमाउंट में होंगे, मैंने 3H+ किया, लेकिन ये बैलेंस है क्या, नहीं, ऐसे बैलेंस होगा 3H2SO4। अरे सल्फेट 3 है ना, तो 3 से बैलेंस होगा ना सल्फर, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने लगाओगे 3, यहाँ 6 हाइड्रोजन लगेंगे, मतलब इसको डिसॉल्व करने के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेंगे। अब इस पे कितने OH लगा दूं 6 OH-, देखो क्या बना, twice LOH whole thrice। बैलेंस है रिएक्शन, रिएक्शन को इसी तरह बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, और H2SO4 ये वीक बेस है, कैसा बेस है वीक बेस, बट H2SO4 तो फेमस है, वो स्ट्रांग है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है, pH वैल्यू होगी वही लेस देन से। तो नोट करिए, ये वाला एग्जांपल नोट करिए, और ये वाला एग्जांपल भी नोट करिए। आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वाटर के मॉलिक्यूल उतने ही ऐड करना पड़ेंगे जितने इनकी वैलेंसी है। चलिए अब ये साल्ट हाइड्रोलिसिस और साल्ट के बारे में हमने स्टडी की, हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं और हाइड्रेशन किसको बोलते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के पास, ये जनरल स्टडी है, इलेक्ट्रोलाइट के पास चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसलिए इसको नहीं खत्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक केमिस्ट्री का वर्ड है, इसके बेस पर पूरी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से एक यूनिट है। आपको अभी तो आप 10th पास हुए हैं, जब बाई मिस्टेक 11th पास हो जाएंगे तब 12th में जब जाओगे तो ये यूनिट आपको स्टडी करने को मिलेगी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट के ही बारे में पूरा टोटल है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो समझे। इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल होता है जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का क्या है बैड कंडक्टर, वो मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में आएगा जो अपनी सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। अब आप 9th 10th या स्टार्टिंग से सब जानते हैं कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कब होता है, जब सॉलिड फेस में, लिक्विड फेस की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड फेस में सॉलिड स्टेट में कोई भी मटेरियल
इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कब होगा? जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही ना, एब्सेंट है, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कहीं किसी और काम में लगे हुए हैं, तो जो मटेरियल अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे काम में यूज कर लेता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कौन होगा? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देगा अपने में से। इलेक्ट्रिक करंट पास करना मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे वो गुड कंडक्टर, जो पास ना करे वो बैड कंडक्टर, और जो थोड़ी देर से टेम्परेचर इंक्रीज होने पर पास करे वो सेमीकंडक्टर। ऐसे 3 टाइप के कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास कर दे, मटेरियल की प्रॉपर्टी, वो चाहेगा तो पास करेगा, ना चाहेगा तो ना पास करेगा। लेकिन अगर सॉलिड फेस में है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जब होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। ऑल मेटल्स, जितने भी दुनिया में यूनिवर्स में मेटल्स है वो सब इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी को करंट कैरिंग कंपोनेंट कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन हम स्टडी कर रहे थे। जो मटेरियल सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर हो, बट उसको जैसे ही अपन डिसॉल्व स्टेट में ले जाएं, वाटर में डिसॉल्व करें, और जैसे ही किसी को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। वो मटेरियल सॉलिड फेस में था, लेकिन जैसे आपने वाटर में डिसॉल्व किया पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो गया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो आयंस के कारण होती है। करंट कैरिंग कंपोनेंट कौन है? आयंस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों आयन इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे। ऐसे मटेरियल का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl। NaCl अपनी सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर। सॉलिड फेस में NaCl, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों है बैड कंडक्टर? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। कहाँ गया? बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। NaCl के पास कौन सा बॉन्ड था? NaCl फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था? सोडियम अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देता था? क्लोराइड। तो इस केस में यहाँ पर सोडियम कैसा हो जाता था? आयोनिक कंपाउंड सबसे पहले हमने स्टडी किया है। सोडियम के पास एक वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन था जो क्लोरीन को उसमें डोनेट कर दिया। क्लोरीन को कैसा बना दिया? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है वही केमिकल बॉन्डिंग है। ये सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड, मतलब सोडियम क्लोराइड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। क्यों? सोडियम ने अपना फ्री इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रखा है? क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? वो तो नॉन मेटल है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना ही नहीं, वो पहचानती नहीं। और सोडियम मेटल था तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जब सेपरेट फेस में होता है, अकेला जब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन सकता है, लेकिन उसने अपना फ्री इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को डोनेट किया, क्लोरीन को डोनेट किया, तो वो भी खुद इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर हो गया। ठीक? तो सोडियम क्लोराइड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर। वाटर में डिसॉल्व करो, वाटर में डिसॉल्व करो तो क्या देगा? Na+Cl-। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे ये क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, सोडियम विदाउट इलेक्ट्रॉन रह जाएगा पॉजिटिव आयन के काम। ठीक है? ये वाटर, वाटर भी डिसोसिएट होगा, H+Cl HOH-, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर
वही पुरानी कहानी आ गई, सॉल्यूशन के अंदर कितने आयन है सोडियम क्लोराइड के, 1 2 3 4, 2 वाटर के, 2 Na और Cl। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अलग अलग एग्जाम्पल समझेंगे। साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल बन सकता है, एसिड भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है। जैसे NaCl, ये साल्ट है बट ये इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सॉलिड फेस में बैड कंडक्टर, डिसॉल्व स्टेट में गुड कंडक्टर। दूसरा Na2SO4, ये भी साल्ट है, ये साल्ट की कैटेगरी में आता है बट ये इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि ये सॉलिड फेस में बैड कंडक्टर, डिसॉल्व स्टेट में गुड कंडक्टर। 2 साल्ट के एग्जांपल लिखे। तीसरा साल्ट NH4Cl, ये भी साल्ट है। सोडियम एसीटेट, ये भी साल्ट है। ये चारों साल्ट है बट इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट तो एसिडिक भी होते हैं, मतलब जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये एसिड है नेचर से बट ये इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? कि ये सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं और डिसॉल्व स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ सकता है, साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह बेस नेचर का भी होगा, वो भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी हो, जैसे NaOH, KOH, NH4, ये तीनों बेसिक नेचर के हैं बट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में आते हैं। तो समझाने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल है जो सॉलिड फेस में बैड कंडक्टर, डिसॉल्व स्टेट में गुड कंडक्टर। डिसॉल्व स्टेट में ले जाएं या मोल्टन स्टेट में ले जाएं, इनके मेल्टिंग पॉइंट तक इनको हीट सप्लाई करें तो ये लिक्विड फेस में आ जाए, तब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बनेंगे। और गुड कंडक्टर किसके कारण है? आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों आयन इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट साल्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, ये सब एसिड, और इलेक्ट्रोलाइट बेस भी हो सकता है, ये तीनों साल्ट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रांग होता है और वीक होता है। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखें, उसके एग्जांपल लिखें, और फिर यहाँ जैसे हमने स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की स्टडी की थी, डेफिनेशन समझी थी कि जो H+ को आसानी से रिलीज करे वो स्ट्रांग एसिड, जो OH- को आसानी से रिलीज करे वो स्ट्रांग बेस। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट की भी डेफिनेशन होगी। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसको वाटर में डिसॉल्व करें और वो 100% अपने आयंस में डिसोसिएट। फिर से समझिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो कंप्लीटली 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल NaCl, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये टिक लगा दिया मैंने, CH3CONA, ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। ये Na2SO4 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद 100% डिसोसिएशन ना दे, अपने आयंस में 100% डिसोसिएशन ना करे, कंप्लीट डिसोसिएट now less dissociation into their ions, अपने आयंस में वो 100% से लेस डिसोसिएट हो, कंप्लीट डिसोसिएशन ना दे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये स्ट्रांग। NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक एग्जांपल और लिखता वीक का, CH3COOH, इसका नाम मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, एसिटिक एसिड। ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में है बट ये एसिड के नेचर में। यहाँ NH4OH, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है बट ये बेसिक नेचर का होता है। तो
तो यहाँ कहानी आपको सुनाई हमने इलेक्ट्रोलाइट की, इसको हम नोट करेंगे और उसके बाद किसी और कहानी की स्टडी करेंगे। नोट करिए, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन बोलूंगा, द सब्सटेंस विच आर bad conductor of electricity, in a solid phase, but dissolve state or molten state, दोनों में से किसी एक, molten state or dissolved state, they gets ionized and gets good conductor of electricity due to their ions, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर उनके आयंस के कारण होते हैं, are called electrolyte. Electrolyte are classified into two types. Electrolytes are classified into two types. Number one, strong electrolyte. इसमें लिखिए, श्रावणी आवाज आ रही है? यस सर। Strong electrolytes. The electrolytes which are completely dissociated into their ions. ब्रैकेट में लिख लेना 100%. 100% डिसोसिएशन होगा। एग्जाम्पल बोर्ड पर से लिख लीजिए, मैंने लिखा है, मैं नाम बोल देता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आता है? सर प्लीज रिपीट द डेफिनेशन। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, the electrolytes which are completely dissociated into their ions. Electrolytes which are completely dissociated into their ions are called strong electrolytes. बोर्ड पर एग्जांपल लिखें, NaCl, Na2SO4, NH4Cl, CH3COONA। और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उधर जाओगे तो HCl लिखा है, H2SO4 लिखा है, HNO3 लिखा है, तीनों एसिड है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही कुछ बेस लिखे बोर्ड पर स्ट्रॉन्ग, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, NaOH, KOH, ये दो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिखिए, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर लेस डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। द इलेक्ट्रोलाइट्स which are less dissociated
into their ions, ब्रैकेट में लिख लेना less than 100%, are called weak electrolyte. दो एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं. CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, बट बेसिक नेचर का. नेचर से अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन समझी. ठीक है.